आत्मवीर का कीड़ा यहाँ दिखावा करने आया है। यहाँ खड़े किसी भी व्यक्ति की ताकत उससे कई गुना अधिक है। तुम नावेद से प्रतिस्पर्धा करना चाहते हो, तुम उसकी बराबरी करने के लायक भी नहीं हो। मैं उस दिन थंडर पर्वत श्रृंखला में था, तुमने कहा कि तुमने हमें बचाया, तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर नावेद ने उस थंडर राक्षस को नहीं मारा होता तो तुम कब के मर चुके होते। जैसे ही आर्यन ने अपना नाम और स्तर बताया, चारों ओर से हंसी ठिठोली और तानों की बौछार शुरू हो गई। यहाँ तक कि पंजीकरण करने वाला बूढ़ा आदमी भी आंखें सिकुड़ते हुए बोला, लड़के, अगर तुम एक उद्यमवीर नहीं हो तो मेरा समय बर्बाद मत करो, यहाँ से निकल जाओ। हाँ हाँ, भागो यहाँ से, दक्षिणी क्षेत्र वापस लौट जाओ। सप्तचक्र महाविद्यालय तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। हा हा हा। हर कोई हंसी के ठहाके लगा रहा था, जैसे आर्यन को अपमानित करने से उन्हें आत्मसंतोष मिल रहा हो। आर्यन ने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और सीधे काले पत्थर के पास गया। उसने अपनी हथेली आगे बढ़ाई और पत्थर पर रख दी। अगले ही पल काले पत्थर पर 5 रोशनियां जगमगा उठी। वे रोशनियां इतनी उज्ज्वल थीं कि सभी की आंखें चौंधिया गईं। आर्यन ने मुड़कर ठंडे स्वर में कहा, हंसो और हंसो। चारों ओर खड़े लोगों के चेहरे के भाव बदल गए। 5 रोशनी की चमक जैसे 5 करारे तमाचे थे जो उनके चेहरे पर बरस रहे थे। अंदर तक जलन का एहसास हो रहा था, मानो किसी ने खुलेआम उन्हें बेइज्जत कर दिया हो। गौरांग की आंखों में तो एक अलग सी आग थी। उसने सभी को घूरते हुए कहा, अब हंस क्यों नहीं रहे? अरे हंसो ना, हंसते क्यों नहीं? तुम सब बेकार लोग मेरे मास्टर का मजाक बना रहे थे, तुम लोगों की इतनी हिम्मत। आर्यन का 5वें लेवल का उद्यमवीर योद्धा होना उन तमाम लोगों से ऊंचा था जो उसका मजाक उड़ा रहे थे। अब वे लोग अपनी हंसी रोकने पर मजबूर थे, लेकिन आर्यन ने उन सभी के चेहरे अपने मन में अच्छी तरह से उतार लिए। अब वे सब उसकी मृत्यु सूची में थे। पहले वो उन्हें नहीं मारना चाहता था क्योंकि ये लोग उसकी नज़रों में चींटी के समान थे, पर अब इन चींटियों ने उसकी नाक में दम कर दिया था। वो किसी को बेवजह नहीं मारता था, लेकिन अब उसके पास वजह थी। आर्यन का उसूल था, अगर कोई उस पर एक बार हंसेगा तो वह उसकी एक टांग तोड़ देगा, अगर कोई 2 बार हंसेगा तो वह उसे सीधे नरक भेज देगा। तभी परीक्षा अधिकारी जोर से चिल्लाया, ये हंगामा किस लिए हो रहा है? क्या तुम लोग परीक्षा में भाग लेना चाहते हो या नहीं? फिर उसने आर्यन से कहा, चुपचाप अपनी पहचान पट्टिका लो और परीक्षा दो। 5वें स्तर का उद्यमवीर बनकर ज्यादा उड़ो मत। अगर दोबारा हंगामा किया तो तुम्हारी परीक्षा की अनुमति रद्द कर दी जाएगी। आर्यन ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली और उस परीक्षा अधिकारी का नाम भी अपनी मृत्यु सूची में दर्ज कर लिया। आधे घंटे बाद सभी लोगों का नामांकन हो चुका था और उन्हें एक मैदान में खड़ा कर दिया गया था। परीक्षा अधिकारी भी सामने के मंच पर खड़ा था। तभी एक बूढ़ा आदमी आया और परीक्षा अधिकारी के कान में कुछ धीरे से फुसफुसाया। कुछ दूरी पर स्वर्गसार कुल का एक बुजुर्ग खड़ा था, जिसने आर्यन को ठंडी नजरों से देखा और मुस्कुरा दिया। इसके बाद परीक्षा अधिकारी ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, सभी लोग ध्यान दें, इस साल की परीक्षा पिछली परीक्षाओं से अलग होगी। क्योंकि इस बार प्रतिभागियों की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए इसे 10 बड़े परीक्षा क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा। हर परीक्षा क्षेत्र में से केवल 1000 लोग ही उत्तीर्ण माने जाएंगे और आखिर में उत्तीर्ण हुए 10,000 उम्मीदवार एक रैंकिंग प्रतियोगिता में भाग लेंगे। तुम्हारी रैंकिंग ये तय करेगी कि तुम्हें भविष्य में महाविद्यालय से कितने विशेष पुरस्कार और संसाधन प्राप्त होंगे। तो चलो, अब समूहों का विभाजन किया जाएगा। इसके बाद एक विशाल काले पत्थर पर समूहों की सूची प्रदर्शित हुई। आर्यन, तिम्रा, गौरांग और वेदिका चारों को अलग अलग परीक्षा क्षेत्रों में डाल दिया गया था। और तो और पंजीकरण क्षेत्र में जिन लोगों ने उनके साथ नामांकन किया था वे सभी एक ही समूह में थे, लेकिन उन्हें जानबूझकर अलग कर दिया गया। गौरांग गुस्से से चिल्लाया, हम चारों को अलग क्यों किया और बाकी परिवारों के लोग एक साथ क्यों हैं? परीक्षा अधिकारी ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, अगर तुम्हें समस्या है तो छोड़ दो। किसी ने तुम्हें जबरदस्ती परीक्षा में भाग लेने को नहीं कहा। अगर नहीं देना चाहते तो वापस जा सकते हो। गौरांग का गुस्सा बढ़ता जा रहा था, उसकी आंखों में आग सी जल उठी। वह परीक्षा अधिकारी को घूर रहा था। अधिकारी ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, क्या हुआ, नाखुश लग रहे हो? अगर गुस्सा है तो निकाल लो, मारो मुझे, लेकिन याद रखना, अगर तुमने हाथ उठाया तो तुम्हें परीक्षा से तुरंत निकाल दिया जाएगा। ये स्पष्ट था कि यह षड्यंत्र आर्यन को फंसाने के लिए रचा गया था। चारों को अलग अलग समूहों में इसलिए रखा गया ताकि वो एक दूसरे की मदद ना कर सकें। इससे भी ज़्यादा गंभीर बात यह थी कि बहुत से लोग उन्हें पहले से जानते थे और सप्तचक्र महाविद्यालय में प्रवेश के लिए स्वर्गसार कुल का समर्थन पाने की चाह रखने वाले लोग निश्चित रूप से ही उन्हें निशाना बनाएंगे। आर्यन और उसके साथियों को न केवल इस कठिन परीक्षा को पार करना पड़ेगा, बल्कि उन हजारों प्रतियोगियों से भी निपटना था जो उनके विरुद्ध खड़े थे। साफ था कि यह सब स्वर्गसार कुल की साजिश थी। गौरांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन आर्यन ने उसका कंधा पकड़कर उसे पीछे खींच लिया और शांत स्वर में कहा,
जितना ज़्यादा गुस्सा करोगे उतना ही वे खुश होंगे। ये सिर्फ एक परीक्षा है, ठीक है। अलग अलग समूह में डाल दिया गया तो क्या हुआ? ये हमारे लिए ही फायदेमंद है। ये कोई ऐसा समय नहीं था जब बेवजह हंगामा किया जाए। गौरांग बहुत ही जोशीला और गुस्सैल स्वभाव का था। अगर वह अपना आपा खो देता तो यकीनन वो सीधे लड़ाई में कूद जाता, जिससे और मुसीबतें खड़ी हो जाती। गौरांग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लेकिन मास्टर, ये कोई परीक्षा नहीं बल्कि हमें फंसाने की चाल है। यहाँ 1 लाख से अधिक प्रतियोगी हैं और यह सीधे तौर पर हमें मारने की साजिश है। ये बिल्कुल भी न्यायसंगत नहीं है। आर्यन की आंखों में गहरी गंभीरता थी। उसने शांत स्वर में कहा, इस दुनिया में न्याय जैसी कोई चीज़ नहीं होती। यदि तुम्हें न्याय चाहिए तो अपनी ताकत से इस अन्याय को तोड़ो और खुद का न्याय स्थापित करो। अगर वे हमें नीचा दिखाना चाहते हैं तो हमें उनसे भी ऊंचा उठना होगा। उनका असली मकसद हमें रोकना है ना? तो क्यों न उन्हें दिखाया जाए कि हम ना बस परीक्षा पास करेंगे बल्कि शीर्ष पर रहकर उनकी उम्मीदों को कुचल देंगे। आर्यन के शब्द केवल गौरांग के लिए नहीं थे बल्कि खुद के लिए भी थे, क्योंकि उसका गुस्सा गौरांग से भी ज्यादा था। वह दिखा नहीं रहा था पर अंदर ही अंदर वह उबल रहा था। एक साधारण परीक्षा में भी इतनी साजिशें, उसे हर तरफ से रोकने की कोशिशें। यह अन्यायपूर्ण परिस्थितियां केवल उसे रोकने के लिए बनाई जा रही थीं। लेकिन अब आर्यन ने भी सोच लिया था कि वह एक ऐसा वार करेगा कि उसके खिलाफ साजिश करने वालों की रूहें तक कांप उठेंगी। गौरांग, तिम्रा और वेदिका ने आर्यन की बात सुनकर जोश में सिर हिलाया। हम समझ गए। समूहों की घोषणा हो चुकी थी। अब हर किसी को परीक्षा क्षेत्रों में भेजा जाना था। ये सप्तचक्र महाविद्यालय का एक अनोखा तरीका था। पहले वो केवल एक गुप्त क्षेत्र खोलते थे, लेकिन इस बार 10 क्षेत्रों को खोला जाएगा। ये सभी रहस्यमयी और भयंकर थे। कहीं पहाड़ों और जंगलों के बीच खतरनाक जंगली बीस्ट थे, कहीं रक्तपिपासु दानव घूम रहे थे, कहीं आग के समुद्र थे तो कहीं धारदार पहाड़ियों की कठिनाइयां थीं। कौन सबसे पहले इस परीक्षा को पूरा करेगा और कौन सबसे जल्दी निकलेगा, इसी के आधार पर उन्हें उत्तीर्ण किया जाएगा और अगले चरण में भेजा जाएगा। गौरांग ने सूची पर अपनी नज़र डाली और पूछा, मास्टर तुम किस गुप्त क्षेत्र में जाओगे? मैं तो 7वें क्षेत्र में जाऊंगा, पर इस जगह के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। तिम्रा ने कहा, मैं 6ठे में जाऊंगी। वेदिका बोली, मैं 5वें। आर्यन ने विशाल पत्थर पर अपनी जगह देखी। उसका नाम आखिरी पंक्ति में था। उसने धीमे स्वर में कहा, मैं 10वें क्षेत्र में जाऊंगा। गौरांग ने जोश में कहा, ठीक है, चारों मिलकर अपनी परीक्षा पास करेंगे और हमें कमजोर समझने वालों को अच्छे से मुंहतोड़ जवाब देंगे। वहीं दूसरी ओर एक गुप्त स्थान पर, अमायश जी, सब कुछ आपकी योजना के अनुसार किया गया है। 10 गुप्त क्षेत्रों में से 9वां क्षेत्र सबसे आसान है, पर 10वां क्षेत्र, वो 5वें स्तर का रहस्यमय क्षेत्र है। आर्यन चाहे जितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वहां ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। हा, बहुत अच्छे। अमायश जोर से हंसा और 2 धरती मणि फेंकते हुए बोला, तुमने अच्छा काम किया, ये तुम्हारा इनाम है। धन्यवाद अमायश जी। अमायश की मुस्कान तीखी हो गई। आर्यन, ये तो अभी बस शुरुआत है। तुम्हारे सिंह वंश ने जो हमारे स्वर्ग सार कुल के साथ किया, उसका 1000 गुना तुम्हें चुकाना होगा। पहले हम तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारेंगे और फिर दक्षिणी क्षेत्र में तुम्हारे पूरे परिवार को कुचलेंगे। गुप्त क्षेत्रों को कई स्तरों में विभाजित किया गया था। पहला स्तर सबसे निम्न था और 5वां स्तर सर्वोच्च था। अमृतद्वीप में कई गुप्त क्षेत्र थे। ये सभी आम लोगों के लिए रहस्यमय थे। इनमें से कुछ स्थानों पर बेहद घनी अमर ऊर्जा थी, वहीं कुछ स्थान बेहद खतरनाक थे। अधिकांश गुप्त क्षेत्र पहले स्तर के थे। दूसरे और तीसरे स्तर के गुप्त क्षेत्र बहुत ज्यादा दुर्लभ थे। चौथे स्तर के गुप्त क्षेत्र तो लगभग ना के बराबर थे, और जहां तक 5वें स्तर की बात थी तो ऐसा कोई गुप्त क्षेत्र इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया था। हालांकि 5वें स्तर का भी एक गुप्त क्षेत्र था। उसके भीतर कितना खतरा है, यहाँ तक कि सप्तचक्र महाविद्यालय ने भी इसकी पुष्टि नहीं की थी। इसलिए इसे हमेशा सील रखा गया था और कभी खोला नहीं गया था। लेकिन इस बार इसे खोल दिया गया था, सिर्फ और सिर्फ आर्यन को कुचलने के लिए। क्या 5वें स्तर का गुप्त क्षेत्र खोल दिया गया है? इस खबर को सुनते ही रुद्रसेन गुस्से से भर गया। वो गड़गड़ाते हुए बोला, सूर्य प्रताप, आखिर करने क्या जा रहा है? 5वें स्तर का गुप्त क्षेत्र, क्या वो उन सभी परीक्षार्थियों को मार डालना चाहता है? काले कपड़ों में खड़े बूढ़े आदमी का चेहरा भी गुस्से से भर गया था। उसने कहा, हम दूसरों को अनदेखा कर सकते हैं, लेकिन हम यंग मास्टर को अनदेखा नहीं कर सकते। 5वें स्तर का गुप्त क्षेत्र वास्तव में प्राणघातक हो सकता है। रुद्रसेन की आंखें सख्त हो गईं। अमर महल बहुत आगे बढ़ रहा है। पहले तो उन्होंने स्वर्गसार कुल को परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी, और अब उन्होंने 5वें स्तर का गुप्त क्षेत्र भी खोल दिया है। काले कपड़ों में बूढ़े आदमी ने गुस्से में कहा, स्वर्गसार चढ़ते सूरज की तरह बन चुका है। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि बुर्जुग सर्गेश्वर नावेद को सीधा अपना शिष्य बनाने की योजना बना रहे हैं। अगर ये सच हुआ तो पूरा महाविद्यालय स्वर्गसार कुल के इशारों पर नाचने लगेगा। लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए सबसे जरूरी यंग मास्टर की सुरक्षा है। हमें उन्हें किसी भी हाल में बचाना होगा। बचाएं।
लेकिन कैसे? रुद्रसेन ने कहा, गुप्त क्षेत्र पहले ही बंद हो चुका है और सभी परीक्षार्थी भी अंदर जा चुके हैं। अब जब वह सील हो गया है तो हम भीतर जा ही नहीं सकते। तो फिर हम क्या करें? अगर यंग मास्टर को कुछ हुआ तो हम मालिक को क्या मुंह दिखाएंगे? काले कपड़ों में बूढ़ा आदमी बेहद चिंतित था। 5वें स्तर का गुप्त क्षेत्र कोई मजाक नहीं था। ये बेहद खतरनाक था, जहां किसी भी पल मौत का सामना करना पड़ सकता था। आर्यन की सुरक्षा को लेकर रुद्रसेन भी थोड़ा परेशान था, लेकिन उसने गहरी सांस लेकर कहा, मालिक ने पहले ही कह दिया था कि हम यंग मास्टर की परीक्षा में बिल्कुल भी मदद नहीं करेंगे। यदि वो किसी भी मुसीबत में फंसे तो भी उसे खुद ही सामना करना होगा। शायद मालिक पहले ही इस दिन को देख चुके थे। क्या? काले कपड़ों में बूढ़ा आदमी चौंक गया। तुम कहना चाहते हो कि मालिक की महान भविष्यवाणी तकनीक 6ठे स्तर तक पहुंच गई है? रुद्रसेन ने सिर हिलाया। मैं नहीं जानता, मालिक का साधना स्तर बहुत रहस्यमय है। वो इथरनल पर्वत से लौटने के बाद से ही गहन साधना में लीन है। उफ! काले कपड़ों में बूढ़े आदमी ने लंबी सांस छोड़ी और कहा, अगर यंग मास्टर को थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचा तो मैं पूरे स्वर्ग सार कुल को खत्म कर दूंगा। ना ही मैं सप्तचक्र महाविद्यालय को माफ करूंगा, और जहां तक अमर महल की बात है, मालिक खुद उनसे निपटेंगे। आर्यन को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसे 5वें स्तर के गुप्त क्षेत्र में भेजा गया है। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, उसके शरीर पर अचानक से बोझ बढ़ गया और सिस्टम की आवाज उसके कानों में लगातार गूंजने लगी। -30 अमर ऊर्जा पॉइंट्स, -30 अमर ऊर्जा पॉइंट्स, -30 अमर ऊर्जा पॉइंट्स। आर्यन के उस गुप्त क्षेत्र में कदम रखते ही उसके अमर ऊर्जा पॉइंट्स तेजी से घटने लगे। ये गति इतनी अधिक थी कि वो इसे महसूस कर सकता था, और सबसे अजीब बात तो ये थी कि इस पूरे गुप्त क्षेत्र में केवल आर्यन ही मौजूद था। तभी, बधाई हो आर्यन, तुमने हिम क्षेत्र की खोज की है। तुम्हें 100 एक्सपी पॉइंट्स, 100 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और 100 शॉप पॉइंट्स मिले हैं। बधाई हो आर्यन, तुम्हें एक मिशन मिला है। प्रथम स्थान के लिए लड़ाई। मिशन स्तर एस। पुरस्कार 10 लाख एक्सपी पॉइंट्स, 10,000 अमर ऊर्जा पॉइंट्स, एक लॉटरी और स्किल लेवल जोड़ 1। आर्यन अपनी सांसों को स्थिर करने की कोशिश कर रहा था। उसने सामने फैली बर्फीली पर्वतमाला की ओर देखा, जहां भीषण ठंडी हवाएं चल रही थीं। ये हवाएं इतनी तेज थीं कि जैसे किसी ने सैकड़ों चाकुओं की धार उसके शरीर पर चला दी हो। दर्द असहनीय था, और जैसे जैसे हवाएं तेज होती जा रही थी, उसके अमर ऊर्जा पॉइंट्स और भी तेजी से घट रहे थे। नावेद, ये तुम्हारी नई चाल है। आर्यन के चेहरे पर एक हल्की मगर खतरनाक मुस्कान थी। बस इंतजार करो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली खेल किसे कहते हैं। उसी समय आर्यन के पीछे एक भयानक दहाड़ गूंजी, और बिना किसी चेतावनी के एक बर्फीला दैत्य अचानक बर्फ के ढेर से उठा और आर्यन को एक ही झपट में दूर उड़ा दिया। आर्यन दूर जा गिरा और उसके मुंह से खून की धार निकल पड़ी। उसने अपने सामने खड़े विशाल बर्फीले दैत्य को देखा और अपने होठों से खून पोंछते हुए कहा, अब तू भी मुझे मारना चाहता है? चल कोई बात नहीं, मैं तुम्हें असली हमला दिखाता हूँ। आर्यन ने अपना हाथ उठाया और एक सफेद चमचमाती भाले जैसी वस्तु उसकी हथेलियों में प्रकट हुई। ये मायावी भाला था, जो लगभग 2 मीटर लंबा, चांदनी जैसा सफेद और बिजली की धाराओं से घिरा हुआ था। आर्यन के हाथ में आते ही भाले में बिजली की लहरें उफान मारने लगी, जिससे उसकी चमक और भी भयंकर हो गई। एक हाथ से भाले को घसीटते हुए आर्यन हवा की गति से बर्फीले दैत्य की ओर दौड़ा। मायावी भाला तकनीक। दूसरी ओर से बर्फीला दैत्य भी जोर से दहाड़ते हुए उसकी ओर झपटा। बिजली का क्रोध। आर्यन ने मन ही मन हुंकार भरी और उसकी पकड़ में थरथराता भाला अचानक ऊपर उठा। जैसे ही उसने भाले को आसमान की ओर किया, बादलों के बीच एक चमकदार बिजली कड़क उठी। वो बिजली सीधे भाले से जुड़ गई, जिससे उसकी शक्ति 1000 गुना बढ़ गई। अब आर्यन की शक्ति एक ही झटके में भयानक रूप से बढ़ गई थी। उसने पूरे जोर से भाले को बर्फीले दैत्य की छाती में घुसा दिया। बूम! एक जोरदार बिजली का धमाका हुआ। बर्फीले दैत्य ने एक दर्दनाक चीख मारी और लड़खड़ाने लगा। आर्यन ने इस मौके का फायदा उठाया और उसे जोर से पीछे की ओर धकेल दिया। लेकिन तभी गुर्र एक और दहाड़ गूंजी। एक दूसरा बर्फीला दैत्य अचानक बर्फ के ढेर के बीच से निकला और आर्यन पर झपट पड़ा। आर्यन को भनक तक नहीं लगी थी। ये दैत्य बर्फ में ऐसे छिपे हुए थे जैसे बिल्कुल सफेद पर्दे में घुल मिल गए हों। धत तेरी की, आर्यन ने खींचते हुए कहा, तो तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो? ठीक है, मैं तुम्हें अच्छा खेल दिखाऊंगा। उसके इतना कहते ही उसकी स्पेस रिंग से एक इन्फिनो दैत्य बाहर निकला, जिसने तुरंत ही आर्यन पर हमला करने वाले बर्फीले दैत्य को पीछे धकेल दिया। इसका फायदा उठाकर आर्यन ने तुरंत बर्फीले दैत्य के सीने में मायावी भाला घुसा दिया। उसकी हथेली भाले पर कसकर जमी थी और वो जोर से चिल्लाया, सोलस्टम तकनीक। बिजली का फटका। भयानक बिजली का एक झटका मायावी भाले के माध्यम से निकला और बर्फीले दैत्य के शरीर में घुस गया। पल भर में उस बर्फीले दैत्य का शरीर पूरी तरह काला पड़ गया और उसके मुंह से सफेद धुआं उठने लगा। बिजली के झटके से वो दैत्य पूरी तरह झुलस चुका था। इसके तुरंत बाद सिस्टम की आवाज गूंज उठी, बधाई हो आर्यन, तुमने एक हिम दैत्य को मारा है। तुम्हें 10,000 एक्सपी पॉइंट्स, 100 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और एक अमर मूल्य मिला है।
बधाई हो आर्यन, तुम्हें हिमदैत्य ब्लडलाइन मिली है। इससे पहले कि आर्यन कुछ समझ पाता, ड्रैगन स्लेयर ने उस ब्लडलाइन को तीव्र गति से अवशोषित कर लिया। बधाई हो आर्यन, तुम्हें एक नया मिशन मिला है। मिशन हिमदैत्यों का सफाया। संख्या 1000, समय 1 घंटा, इनाम 3 लाख एक्सपी पॉइंट्स, 3000 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और दूसरे स्तर का मिशन सक्रिय होगा। चेतावनी, यदि मिशन विफल होता है तो 10 लाख एक्सपी पॉइंट्स घटा दिए जाएंगे। यह क्या भला है? सिस्टम, क्या अब तुम भी मेरे साथ कोई खेल खेलना चाहते हो? इस मिशन ने आर्यन को कुछ भी सोचने समझने का मौका नहीं दिया, साफ तौर पर इसे उसके ऊपर थोप दिया गया था। इसी के साथ उसके दिमाग में एक काउंटडाउन भी शुरू हो गया था। 1 घंटा और 1000 हिमदैत्य। सिस्टम, क्या तुम मुझे मरवाना चाहते हो? आर्यन का सिर सुन्न पड़ गया। बस एक हिमदैत्य को मारने के लिए उसने अपनी पूरी जान लगा दी थी, 1000 को तो भूल ही जाओ। वो भी 1 घंटे में, ये तो बिल्कुल असंभव था। आर्यन ने गहरी सांस ली। अगर मिशन फेल होता है तो 10 लाख एक्सपी पॉइंट्स घटा दिए जाएंगे। मुझे हर हाल में इसे पूरा करना होगा। फैसला लेने के साथ ही आर्यन की आंखों में गंभीरता आ गई। डेविल बॉडी। 1000 अमर ऊर्जा पॉइंट्स गायब हो गए। आर्यन अब अपने डेविल रूप में आ चुका था। हालांकि इस बार यह पहले से कहीं अधिक भयानक था। उसका शरीर उग्र लपटों में घिरा था और उसमें काल अस्थि बंधन की शक्ति भरी हुई थी। वो एक डरावने शैतान की तरह दिख रहा था। ये काल अस्थि बंधन को सीखने का दुष्प्रभाव था। डेविल गॉड ब्लेड बाहर आओ। जैसे ही ब्लेड उसके हाथ में आए, वो जोर से दहाड़ा, मारो। डेविल गॉड ब्लेड, डेविल बॉडी और अस्थि बंधन की शक्ति के साथ उसके शरीर से लाल लपटें 2 मीटर तक उठ रही थी। वो बेहद भयानक दिख रहा था। ब्लेड चली और एक ही बार में दूसरे हिमदैत्य का सिर धड़ से अलग हो गया। आर्यन गर्जा, जागो तुम सब। अगर एक एक कर मारूंगा तो समय निकल जाएगा। इतनी जल्दी 1000 हिमदैत्यों को मारना असंभव था। उसकी आवाज़ बर्फीले तूफान को चीरते हुए मीलों दूर तक फैल गई, जिससे आसपास मौजूद सभी हिमदैत्य जाग उठे। लेकिन वे मात्र कुछ 100 ही थे। हद हो गई, केवल इतने ही। आर्यन ने पूरी ताकत से हमला जारी रखा। एक हाथ में डेविल गॉड ब्लेड और दूसरे में ड्रैगन स्लेयर। वो पूरी तरह से हमला करने में जुट गया। 10 मिनट बीते, सिर्फ 50 हिमदैत्य मरे। आधा घंटा गुजर गया, गिनती पहुंची 180 पर। फिर 10 मिनट बाद गिनती 250 तक पहुंची। वक्त तेजी से गुजर रहा था, लेकिन आंकड़ा अभी बहुत दूर था। इतना ही नहीं, उनके मरने से उसे एक्सपी पॉइंट्स भी नहीं मिल रहे थे। अगर वो पूरे 1000 नहीं मार सका तो उसे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला था। सिर्फ 20 मिनट बचे हैं। आर्यन पसीने से तरबतर था। उसे अगर अंतहीन ऊर्जा इमोर्टल रूट के कारण लगातार ऊर्जा नहीं मिल रही होती तो शायद वो कब का मर चुका होता। नहीं, इस तरह काम नहीं चलेगा। मुझे और तेजी से मारना होगा, वरना मिशन विफल हो जाएगा। ये कहते हुए आर्यन चारों ओर देखने लगा। कमबख्त, यहाँ 1000 हिमदैत्य भी नहीं हैं। आखिर मैं मारूं तो मारूं किसे? तभी एक हिमदैत्य उसकी ओर झपटा, पर आर्यन ने केवल एक ही हमले में उसे 2 हिस्सों में काट दिया। दफा हो यहाँ से। अचानक आर्यन के पैरों तले जमीन कांपने लगी, मानो कोई भूकंप आ गया हो। यह क्या हो रहा है? आर्यन ने हड़बड़ाई हुई नजरों से इधर उधर देखा तो उसकी नज़र ऊपर विशाल पर्वत पर पड़ी, जिसकी चोटी से बर्फ खिसक रही थी। धत तेरी की, ये तो हिमस्खलन है। यह कोई छोटी मोटी बर्फ नहीं थी, बल्कि पर्वत की पूरी बर्फ प्रलय की तरह बढ़ रही थी, मानो पूरी दुनिया को तबाह करने पर तुली हो। लगता है मेरी मौत नज़दीक है। चाहे मैं कितनी भी तेजी से भागूं, लेकिन इस हिमस्खलन से नहीं बचने वाला। आर्यन के होश उड़े हुए थे और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उसके कानों में पूर्वज रुद्रदेव की गंभीर आवाज गूंजी, लड़के, ये हिमस्खलन नहीं है। आर्यन चौंक उठा और पूछा, क्या मतलब? अगर यह हिमस्खलन नहीं है तो फिर क्या है? दृश्य तो पूरी तरह हिमस्खलन जैसा ही था। पूर्वज रुद्रदेव बोले, ध्यान से देखो, ये जो गिर रहा है वो वास्तव में क्या है? आर्यन ने अपनी आंखें तेज की और ध्यान से देखा और फिर उसका चेहरा फक पड़ गया। बर्फ नहीं, ये सब हिमदैत्य है, इतने सारे। पहले तो वो शिकायत कर रहा था कि आसपास ज्यादा हिमदैत्य नहीं थे, लेकिन अब तो पूरा हिमस्खलन ही हिमदैत्यों का था। इसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। उसके दिमाग ने तेजी से काम किया और वह तुरंत अपनी मूल अवस्था में लौट आया। उसने तुरंत चिल्लाते हुए कहा, क्रिम्सन ड्रैगन्स, अपनी रक्षा सक्रिय करो। 8 गगनभेदी आवाजें गूंजी और आर्यन के पूरे शरीर पर क्रिम्सन आभा की मोटी परत चढ़ गई। ये क्रिम्सन ड्रैगन्स की रक्षा शक्ति थी। आर्यन ने अपनी दोनों ब्लेडों को कसकर पकड़ लिया और खुद से कहा, चलो अब आर पार की लड़ाई हो जाए। हिमदैत्यों के गिरने का इंतजार किए बिना उसने अपने दोनों पैरों को पीछे धकेला और पूरी ताकत से आगे की ओर कूद गया। उसे शक्ति चाहिए थी और ताकत बढ़ाने के लिए एक्सपी पॉइंट्स भी। मिशन से मिलने वाला इनाम बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन 1000 हिमदैत्यों को मारने का मतलब था 1 करोड़ एक्सपी पॉइंट्स। इतने पॉइंट्स की मदद से वो अपना एक लेवल बढ़ा सकता था। अगर उसे इस परीक्षा में पहला स्थान लाना था तो उसे ज्यादा से ज्यादा शक्ति हासिल करनी ही होगी।
अमर महल, सप्तचर्क महाविद्यालय, स्वर्गसार कुल सब उसे कुचलने की ताक में थे। केवल ताकत हासिल करके ही वह उन्हें वापस कुचल सकता था। आर्यन ने गरजते हुए ड्रैगन स्लेयर को कसकर पकड़ा और एक जोरदार हमला किया, खूनी तूफानी कट। ड्रैगन स्लेयर से निकली धारदार लहर एक तूफान की तरह आगे बढ़ी और कई हिमदैत्यों को अपने साथ उड़ा ले गई। आर्यन ने तुरंत दूसरा वार किया, ड्रैगन गॉड स्लैश। कुछ ही पलों में वो हिमदैत्य चित्रे चित्रे हो गए। आर्यन जैसे ही जमीन पर उतरा, चारों ओर से हिमदैत्यों ने उसे घेर लिया। वो हिमदैत्य मुंह से लार टपकाते, दांतों को फाड़ते हुए उसकी ओर बढ़ रहे थे। आर्यन के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। दूर एक पहाड़ी पर एक बड़े से हिमदैत्य की आकृति सुनहरी रोशनी में चमक रही थी। जैसे ही आर्यन ने उसे देखा, उसकी आंखें चमक उठी और उसके चेहरे पर उत्साह छा गया। ये तो किंग लेवल का दैत्य है। तभी पूर्वज रुद्रदेव ने भी उत्तेजित होते हुए कहा, लड़के, इस किंग हिमदैत्य को मार डालो और इसका दिल निकाल लो। ये ड्रैगन स्लेयर की शक्ति बढ़ाने वाली सामग्रियों में से एक है। जल्दी करो, जल्दी। ड्रैगन स्लेयर ब्लेड स्वर्ग विच्छेदक तलवार से पराजित हो गई थी और इस हार से पूर्वज रुद्रदेव बेहद असंतुष्ट थे। वो चाहते थे कि ड्रैगन स्लेयर दुनिया की सबसे शक्तिशाली ब्लेड बने। तभी अचानक हायरा थंडर ड्रैगन रॉड से बाहर निकली। इस बार वह पूरी तरह नग्न नहीं थी, बल्कि उसके शरीर पर बेहद आकर्षक कपड़े थे। एल्फ स्वाभाविक रूप से आकर्षण की शक्ति रखते थे और सभी प्रजातियों में सबसे अधिक सुंदरता भी उन्हीं के पास होती थी। हायरा हल्के से मुस्कुराई और बोली, मास्टर, मैंने थंडर शक्ति को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया है। अब मैं इसे अच्छे से संभाल सकती हूँ। क्या आप चाहते हैं कि मैं हमला करके दिखाऊं? आर्यन के पास उन हिमदैत्यों के झुंड से निपटने का कोई तरीका नहीं था। जैसे ही उसने हायरा की बात सुनी और फिर मिशन के समय को देखा, उसने तुरंत कहा, हायरा, अपनी पूरी ताकत से हमला करो और इन्हें चकनाचूर कर दो। यहाँ हजारों हिमदैत्य थे और अगर वो इन्हें मार डालता तो उसे अपार एक्सपी पॉइंट्स मिलते, जिससे वह तुरंत एक नई शक्ति तक पहुंच सकता था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे अपने मिशन को पूरा करना था। हायरा धीरे धीरे हवा में उठी और किसी जादुई मंत्र की तरह कुछ बोलने लगी। अचानक आकाश में तेज कंपन हुआ और बादल फट गए। एक तीव्र रोशनी उसके शरीर से निकलकर उस फटी हुई दरार से जुड़ गई। काले बादलों में हड़कंप सा मच गया और भयानक बिजली की आवाजें कड़कने लगी। कुछ ही देर में कुछ हिस्से में फैले काले बादल लगभग 5 मील के क्षेत्र को घेर चुके थे। बिजली की शक्ति, मेरी आज्ञा सुनो। इन सभी जानवरों को खत्म कर दो, हायरा ने हल्की आवाज में कहा और अगले ही पल बिजली का प्रलय चारों ओर फैल गया। बिजली की मोटी मोटी धाराएं आसमान से बारिश की बूंदों की तरह गिरने लगी, मानो वो पूरी दुनिया को जलाकर नष्ट कर देंगी। बधाई हो आर्यन, तुमने एक हिमदैत्य को मारा है। बधाई हो आर्यन, तुमने एक हिमदैत्य को मारा है। सिस्टम की आवाज आर्यन के कानों में लगातार धमाकों की तरह गूंजने लगी। यह एहसास बस 3 शब्दों में व्यक्त किया जा सकता था, अपार शक्ति का आभास। हिमदैत्य पागलों की तरह गरजते हुए आर्यन की ओर झपट रहे थे, पर उनके पास पहुंचने से पहले ही आसमान से गिरती बिजली उन्हें जलाकर राख कर देती। दूर पहाड़ी पर यह दृश्य देखकर किंग हिमदैत्य गुस्से से तिलमिला रहा था। वो गुस्से में जोर जोर से जमीन पर पैर पटक रहा था, मानो आर्यन को जिंदा चबा जाना चाहता हो। उसकी आंखों में नफरत उबाल मार रही थी। आर्यन हंस पड़ा और चिल्लाया, अरे ओ नालायक, अगर हिम्मत है तो सामने आ, तुझे यहीं पर राख बना दूंगा, हा। आसमान में बिजली की गड़गड़ाहट होती रही और लगातार गिरती बिजली के साथ हिमदैत्यों की संख्या कम होती चली गई। 10 मिनट बाद अब तक 900 हिमदैत्य मारे जा चुके थे। केवल 100 और चाहिए थे और फिर मिशन पूरा हो जाता। आर्यन खुशी से उछल पड़ा, सिर्फ 100 और बस 10 लाख एक्सपी पॉइंट्स मिलते ही मैं उद्यमवीर स्तर के 6ठे लेवल पर पहुंच जाऊंगा, हा। वो जोर से चिल्लाया, 1 घंटे में 1 लेवल? बताओ ऐसा कौन कर सकता है? क्या नावेद कर सकता है? वो जो एक नकली डीमन स्लेयर बना बैठा है। सप्तचक्र महाविद्यालय के मास्टर्स तक रक्तवीर और मूलवीर की सीमाओं में फंसे हुए थे। इस दुनिया में स्तरों की बढ़त के साथ लेवल बढ़ाना और भी ज्यादा मुश्किल होता था, लेकिन आर्यन की गति किसी दैत्य से भी तेज थी। बधाई हो आर्यन, तुमने एक हिमदैत्य मारा है। कुल संख्या 940। बधाई हो आर्यन, तुमने एक हिमदैत्य मारा है। कुल संख्या 941। 5 मिनट बाद अब तक लगभग सभी हिमदैत्य मर चुके थे। जो कुछ बचे थे वो डर के मारे भाग चुके थे। कोई भी आर्यन पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उनकी नज़रों में आर्यन एक इंसान नहीं बल्कि राक्षस बन चुका था। बधाई हो आर्यन, तुमने एक हिमदैत्य मारा है। कुल संख्या 998। बधाई हो आर्यन, तुमने एक हिमदैत्य मारा है। कुल संख्या 999। मिशन पूरा होने ही वाला था, लेकिन हायरा अब बहुत थक चुकी थी। उसने कमज़ोर आवाज़ में कहा, मास्टर, मेरी पूरी शक्ति खर्च हो चुकी है, अब मुझसे नहीं होगा। इतना कहते ही वो वापस थंडर ड्रैगन रॉड में चली गई। आर्यन ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, आराम करो, तुमने अच्छा काम किया।
मिशन पूरा करने के लिए अब सिर्फ एक दैत्य को मारना था, लेकिन जब आर्यन ने इधर उधर नजर दौड़ाई तो आसपास एक भी दैत्य नहीं दिख रहा था, सिवाय पहाड़ी पर खड़े उस किंग हिम दैत्य के। धत्तेरी की, आर्यन झुंझला गया, अब क्या करूं? अगर एक और मर जाता तो क्या हो जाता? लगता है मेरी किस्मत पर सनी छतरी डालकर बैठ गया है। अब तक सारे हिम दैत्य मारे जा चुके थे और बाकी बचे डर के मारे भाग गए थे। आर्यन को इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर उसने किंग हिम दैत्य की ओर देखते हुए मन ही मन कहा, अब इसे ही मारना होगा, बस 5 मिनट बचे हैं। इसके बाद उसने जोर से चिल्लाया, अरे बेटे देखो, तुम्हारा पिताजी यहाँ है। अपने गुर्गों का बदला लेना चाहता है ना? तो आकर मार मुझे। अगर हिम्मत है तो सामने आ। तू क्या सच में किंग दैत्य है या कोई डरपोक? तेरे छोटे छोटे गुर्गों को मैंने काट डाला और तू चुपचाप बैठा देख रहा है। अरे तू तो कुत्ते की पूंछ से भी गया बीता निकला। आर्यन ने जानबूझकर उकसाने वाले शब्द बोले। ये तरीका सीधा था। यदि किंग हिम दैत्य में थोड़ी भी समझदारी थी तो वो गुस्से से पागल हो जाएगा और उस पर सीधे हमला कर देगा। पहाड़ी की दूरी काफी थी। अगर आर्यन वहां दौड़ कर जाता तो उसे 3 मिनट केवल पहुंचने में ही लगती, लेकिन वो किंग हिम दैत्य आधे मिनट में ही नीचे आ सकता था। आर्यन ने खुद से कहा, देखता हूं क्या तुझे गुस्सा आता है या नहीं। और जैसा आर्यन ने सोचा ठीक वैसा ही हुआ। उसके शब्दों को सुनकर किंग हिम दैत्य गुस्से में इतना बौखला गया कि वो अपनी छाती पीटने लगा। फिर वो पागलों की तरह सीधे पहाड़ी से नीचे कूद गया। वो इतनी जोर से दहाड़ रहा था कि घाटी में चारों ओर उसकी गूंज सुनाई दे रही थी और उसके आने से पूरी घाटी में कंपन पैदा हो रही थी। आर्यन की लगभग पूरी अमर ऊर्जा खर्च हो चुकी थी। भले ही उसके पास अंतहीन ऊर्जा इमॉर्टल रूट की शक्ति थी, पर उससे बहुत कम मात्रा में ऊर्जा बढ़ती थी। आर्यन ने अपनी स्पेस रिंग में झांका और एक आत्मविस्फोटक पिल निकालकर निगल ली। उसने खुद से कहा, अब सिर्फ 9 पिल बची है। किंग हिम दैत्य बिजली की गति से नीचे आ रहा था। आर्यन ने एक लंबी सांस ली, अब खेल शुरू होगा। साधारण हिम दैत्यों की एचपी लगभग 50,000 थी, हालांकि उनकी ताकत और गति भी किसी से कम नहीं थी। लेकिन किंग हिम दैत्य उनकी तुलना में 10 गुना अधिक शक्तिशाली था। यदि साधारण हिम दैत्य चौथे स्तर के थे तो ये किंग हिम दैत्य कम से कम छठे स्तर का होगा। आर्यन के लिए अपनी ताकत के बलबूते इस किंग हिम दैत्य से जीतना मुश्किल होगा। लेकिन उसने खुद से कहा, मुझे आज अपनी सीमा पर रखनी है। एक 5वें लेवल के उद्यमवीर की ताकत कितनी होती है ये मुझे आज पता चलेगा। इसके बाद आर्यन ने अपनी क्रिम्सन ड्रैगन रक्षा शक्ति हटा ली। हालांकि पूरी तरह नहीं, क्रिम्सन ड्रैगन अब भी उसकी रक्षा कर रहे थे। उनका मकसद साफ था, आर्यन को मरने से बचाना। आर्यन ने अपने दाएं हाथ में ड्रैगन स्लेयर को कसकर पकड़ लिया। उसकी नसों में खून खौलने लगा। आजा। ठीक उसी समय किंग हिम दैत्य ने एक ऊंची छलांग लगाई। उसका विशाल शरीर हवा में फैल गया और वह एक बर्फीले गोले की तरह आर्यन पर टूट पड़ा, मानो पहाड़ टूट रहा हो। तेज बर्फीली हवाएं उसकी गिरती हुई आकृति के साथ नीचे बहने लगीं। वे आर्यन के चेहरे को चाकू की तरह काटते हुए चली गई, जिससे उसके चेहरे से पतली खून की धाराएं बह निकली। आर्यन के सिर के ऊपर किंग हिम दैत्य की विशाल आकृति एक गिरती चट्टान की तरह थी। ये देखकर आर्यन का दिल मुंह में आ गया। क्या ये मेरी चटनी बनाना चाहता है? कोई बात नहीं, देखते हैं कि तुम मेरी चटनी बनाते हो या फिर मैं तुम्हारा पेट में फाड़कर चटनी निकालता हूँ। इसी के साथ उसने अपना हाथ घुमाया और मायावी भाले को बाहर निकाल लिया। 2 मीटर लंबा नुकीला भाला यदि सही जगह लगा तो किंग हिम दैत्य को बहुत दर्द होने वाला था। आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। केवल सोचकर ही उसे रोमांच महसूस हो रहा था, इसलिए वो अपनी जगह पर खड़ा रहा, मानो पर्वत की तरह अडिग हो। लेकिन ऊपर से गिरते उस विशाल दैत्य को देखकर उसे थोड़ी घबराहट भी महसूस हो रही थी। क्रिम्सन ड्रैगन, जल्दी से मास्टर को बचाओ। अगर मास्टर को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारे सारे पंजे काट दूंगा। नील ड्रैगन गॉड ने चेतावनी दी। आर्यन के इस पागलपन को देखकर वो बहुत डरा हुआ था, क्योंकि आर्यन उनका मास्टर था। अगर उसे कुछ हो जाता तो सब कुछ खत्म हो जाता। कहते हैं ना, बिन राजा के सेना किस काम की, यही उनके साथ था। इसके अलावा आर्यन की असली ताकत जागृत नहीं हुई थी। वो अब भी बहुत कमजोर था। केवल इतना ही नहीं, उन्होंने अभी आर्यन को पूरी सच्चाई नहीं बताई थी, क्योंकि फ्रोजा ड्रैगन क्षेत्र में पहुंचने के बाद ही उसकी असली शक्ति जागृत होगी और तभी उसे सब कुछ पता चलेगा। गुर्र, किंग हिम दैत्य ने जमीन पर खड़े निश्चल आर्यन को देखकर जोर से गर्जना की, मानो उसका मजाक उड़ा रहा हो। इसके बाद उसकी गति और तेज हो गई। आर्यन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। तू मेरा मजाक उड़ा रहा है? अच्छा, देखते हैं।